देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की? आवाज आ रही है बच्चों? जय, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, बच्चे भी जुड़ चुके हैं, काफी जुड़ रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप को मैंने कल बताया था, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर का पुत्र हुमायूं था। उसके बाद कुछ काल आपका शेरशाह ने दिल्ली पर शासन किया, और उसके बाद पुनः मुगल काल का अकबर ने शासन किया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जो सलीम था, उसको जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। जहांगीर के बाद शाहजहां ने, और शाहजहां तक मैंने आपको काफी बता भी दिया था, सारी चीजें बताई क्या क्या हुआ। अब आप थोड़ा सा इस पे मंथन करिए। ये देखिए, आपके सामने प्रश्न है जो लास्ट में मैंने बताया था। ठीक है, अकबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? उत्तर बताइए। उत्तर नहीं आ रहा है, जल्दी से टाइप करिए उत्तर। अकबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? गुड। अकबर के बाद जहांगीर बना, शाहजहां नहीं। अभी मैंने आपको बताया तो था, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक, तो अकबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? जहांगीर। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? सोलह सौ 5 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की? खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। गुड, वेरी गुड। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में दी? आप आशा 1 2 3 करके भी उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, और शाहजहां की उपाधि किस राज्य को विजय करने के लिए दी थी? अहमदनगर। ठीक है, गुड। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई? जहांगीर। जहांगीर के समय इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत कौन बनकर भारत आया था? आधिकारिक राजदूत याद रखिएगा, सर थॉमस रू। और सर्वप्रथम कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस थे, हम आपको पीडीएफ में आपके भेज देंगे, और फिर उसमें देख सकते हैं। आगे आते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक। औरंगजेब के को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? जहांगीर के बाद मुगल वंश का शासक औरंगजेब बना। औरंगजेब को जिंदा पीर किया कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया? 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसके समय जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें हैं। पहला है कि किस मुगल शासक ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था? ठीक, औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। कलमा क्या है? कलमा क्या है? जो इसमें मोहम्मदन बच्चे होंगे बहुत सारे जानते होंगे कलमा क्या है। कलमा अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है, यह कलमा है। अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। नवरोज क्या है? नवरोज पारसियों का वर्ष का पहला दिन, जिस प्रकार से हम जनवरी का पहला दिन मनाते हैं अपने वर्ष का, ठीक है, उसी प्रकार हिंदू उसका, और इसी प्रकार से नवरोज पारसियों का वर्ष का पहला दिन था।
उसके बाद आता है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कहाँ है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। देखिए, नेपोलियन शब्द जो जुड़ा हुआ है ईरान का है, उसी तरीके से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कक्षा 6 की किताब में है समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, भारत का नेपोलियन। चूंकि ये क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, अभी मेरे माइंड में आया, एकदम से मैंने आपको कोरिलेट करते हुए बताया कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता था। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। उसके बाद औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए, सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को कहां कैद करके रखा था? ठीक, औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में कैद करके रखा था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। क्लियर? अब बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आगरा में कहां कैद किया था। किसी को पता हो तो बताइए, औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में कहां कैद करके रखा था? किसी को मालूम है? मस्जिद नहीं, गलत है मस्जिद। कुतुब मीनार गलत है, कारागाह गलत है, मकबरा गलत है, ताजमहल। गुड अग्रिमा शुक्ला, वेरी गुड। ताजमहल में रखा था, ताजमहल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। और यहां से चूंकि इतिहास रटने का विषय नहीं, समझने का विषय। एक बार चीजें समझ में आ जाती है, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको पूरा कक्षा 7 का एक क्रोनोलॉजी सेट करके उसके बारे में आपको बताता हूं। सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया। तुगलक वंश के बाद लोधी ने, लोधी वंश के बाद सैयद वंश ने, सैयद वंश के बाद लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद मुगल काल आ गया। ये आपको क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए। ठीक, औरंगजेब के बाद मुगल इतिहास खत्म होता है। और ये देखिए, इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको दे दूंगा और आप इसको हल करिएगा आराम से घर पे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मराठा वंश का उदय और भारत में यूरोपीय आगमन। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, मराठा वंश का उदय और भारत में यूरोपीय आगमन। मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज थे। शिवाजी ने कब से कब तक शासन किया? 1644 से 1660 ईस्वी तक। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ। याद करिएगा, ये क्वेश्चन आता है जल्दी। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साजी भोसले था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ और कहां? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1670 ईस्वी में हुआ। किसने किया? रायगढ़ में पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया। शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया? शिवाजी ने 1670 में सूरत पर आक्रमण किया। शिवाजी की 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उनका जन्म 1627 कहां हुआ? सिवनेर दुर्ग में। उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1670 में। राज्याभिषेक करने वाले ज्योतिष का क्या नाम था? पंडित गंगा भट्ट। कहां हुआ? रायगढ़ में। महत्वपूर्ण आक्रमण जो शिवाजी का है 1670 ईस्वी में सूरत का। और शिवाजी के समय जो शासन प्रबंध था वो 8 मंत्री नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता। अष्टप्रधान में 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे।
एक पेशवा और दूसरा आपका सेना। तो पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक, उसके बाद चौथ और सरदेश मुखी, दो चीजें शिवाजी के शासनकाल में। तो चौथ क्या था? कर के रूप में आय का चौथा हिस्सा चौथ कहलाता था। सरदेश मुखी आय का 10वां हिस्सा कर के रूप में सरदेश मुखी लिया जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा संगठन बन गया और मराठा संगठन का प्रथम पेशवा जो बना उसे बालाजी विश्वनाथ कहते हैं। मराठा संगठन का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मराठा संगठन में कौन कौन से लोग शामिल थे? क्लियर? ये जोड़े बनाने में आता है ये क्वेश्चन कि मराठा संगठन एक तरफ राज्य लिखे रहते हैं और एक तरफ जो उनकी उपाधियां थी, जैसे नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इनको अलग अलग लिख दिया जाएगा, फिर जोड़े बनाने के आपको दिया जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय, मराठा संगठन के ही समय जब बना तो मराठों के ही समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ठीक, 1526 में पहला पानीपत का युद्ध, द्वितीय 1556 ईस्वी में और तृतीय पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मराठा नेता सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के। क्लियर? मराठों की युद्ध प्रणाली क्या थी? मराठों की युद्ध प्रणाली गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, ये भी बहुत पूछा जाता है। और गुप्त काल, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। तो गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? आप सोच लीजिए, गुप्त काल को भी भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला स्वर्ण काल भारत का गुप्त काल था और उसके बाद इतिहास में जब दूसरा स्वर्ण काल आता है वह मुगल काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल मुगल काल को कहा जाता है। गुप्त काल के बाद शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी को मुगलों ने कहाँ कैद करके रखा था? आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि शिवाजी को कैद करके किस तरीके से आगरा के किले में कैद रखा गया, फिर उन्होंने कैसे वहां पर फलों की टोकरी में, मिठाई की टोकरी में अंदर बैठ करके किस प्रकार वह बाहर आ गए। ठीक, ये आपको पीछे कहानी आपने सुनी है। पुरंदर की संधि कब और किसके में हुई? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई। ठीक, शिवाजी ने अफजल खान को किस गुप्त हथियार से मारा था? शिवाजी ने अफजल खान को बखनक नामक हथियार से मारा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बखनक, क्योंकि अफजल खान बहुत लंबा चौड़ा था। उसने सोचा, शिवाजी गले मिलने आया तो उसने सोचा कि शिवाजी को गले से दबा करके, हाथ से उसे दबा के मार डालेगा। तो शिवाजी ने बखनक नामक एक गुप्त हथियार था उससे निकाला और उसको अफजल खान को खत्म कर दिया। सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु जब आप पढ़ रहे हैं तो पहला गुरु भी आपको पता होना चाहिए। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख वंश के संस्थापक गुरु नानक थे और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्लियर? मुगल शासकों ने किन सिख गुरुओं को मृत्यु दंड दिया है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल शासकों ने गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इन दोनों को मृत्यु दंड दिया था। क्लियर? लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति के अवतार किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा मुगलों के जीते हुए
किले वापस किए थे, पुरंदर की संधि। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आया है। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों से एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और मराठों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इसमें डाल दूंगा, और आप देख भी सकते हैं। और आप अपना जैसे इन क्वेश्चंस को देखें, और अपना जो अभी पढ़ा अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, किसका आंसर क्या है। ठीक है? नवीन साई लिख रही है ताराबाई। ठीक है, बहादुर महिला जो थी ताराबाई थी। ठीक है, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ये अंतिम पाठ है आपका मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी बीच में आपको बताए भी थे, और उनके उत्तर भी आपको इसमें मिलते चले जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था वो आप देख सकते हैं। जोधा बाई महल का छज्जा किस शैली का बना है? मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति में जोधा बाई का महल छज्जा गुजरात शैली का बना है। तो जोधा बाई का महल का छज्जा है कहाँ, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये खैर इसमें नहीं लिखा है, लेकिन किताब में आप पढ़ेंगे तो चूंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने अपनी बुक्स लिखी है उसमें है। तो जोधा बाई महल फतेहपुर सीकरी में बना, ध्यान रखिएगा। किस शैली का बना है? गुजरात शैली का, क्योंकि गुजरात विजय के बाद ही बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था, गुजरात विजय के बाद। ठीक, और वो जो बुलंद दरवाजा था अकबर ने बनवाया था। क्लियर? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। क्लियर? पित्रादुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन आता है। पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग किस मुगल कालीन इमारत में मिलता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग 1626 ईस्वी में निर्मित एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलता है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। ताजमहल नहीं बेटा, पित्रादुरा का जो है वह मुगल कालीन इमारत जो आपकी है वो एतमादुद्दौला का मकबरा, वहां पे पित्रादुरा जो थी वहां से वहां पे मिलता। ठीक है, नूरजहां ने। गुप्त काल के मुख्य बागीचे कौन कौन से थे? मुगल काल में बहुत सारे बागीचों का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य बागीचे कश्मीर का निषाद बाग, पंजाब का पिंजौर बाग, लाहौर और कश्मीर का शालीमार बाग। शालीमार बाग दो जगह बना हुआ है, एक लाहौर में है और एक कश्मीर में भी है। क्लियर? कश्मीर का शालीमार किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार जहांगीर ने बनवाया था। लाहौर का शालीमार शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा, कश्मीर का जो शालीमार बाग था वह जहांगीर ने बनवाया, और लाहौर का शाहजहां शालीमार उद्यान शाहजहां ने बनवाया। ठीक, चित्रकार, बहुत फेमस चित्रकार चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो चित्रकार उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में रहते हैं। चित्रकार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टैंडर्ड में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आंख मूंद करके जहांगीर लगा सकते हैं अगर मुगल काल का। ठीक, कौन सा मुगल शासक कुशल वीणा वादक था? मुगल शासक औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। आईने अकबरी में कितने संगीतकारों का नाम मिलता है? आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का नाम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा किस नाम से किया गया? मैंने कल आपको बताया था कि महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया। रज्मनामा महाभारत, याद रखिएगा, वो रिलेट करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा किस नाम से किया गया, तो आप याद रखिएगा रज्मनामा। क्लियर? अकबर के काल में किस वेधशाला का निर्माण हुआ? तो अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण हुआ। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इलाही कैलेंडर था, इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, ये आपको मैंने बताया था। उसी अकबर ने जो इलाही धर्म चलाया उसी का नाम देते हुए इलाही कैलेंडर भी उसने जारी किया। किस विदेशी यात्री ने मुगल तोप खाने के हल्की तोपों का वर्णन किया है? बर्नियर नामक विदेशी यात्री ने मुगल तोप खाने की हल्की तोपों का वर्णन किया है। क्लियर? ग्रहों एवं ज्योतिष में किस मुगल शासक का व्यक्तिगत ज्ञान अधिक था? ग्रहों और ज्योतिष में हुमायूं का व्यक्तिगत ज्ञान अधिक था। ज्योतिष से संबंधित कोई क्वेश्चन आए मुगल काल का तो आप ध्यान रखेंगे, हुमायूं को आप टिक करेंगे। क्लियर? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक कौन थे? सबको मालूम है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। भारत में बंदूक का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में बंदूक का प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम लिखो। दारा शिकोह ने फारसी में पुस्तकों का अनुवाद किया तो उपनिषद एवं भगवत गीता। फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, उपनिषद और भगवत गीता। मुगल काल में कितने प्रकार की सुलेखन शैली देखने को मिलती है? मुगल काल में 8 प्रकार की सुलेखन शैली देखने को मिलती है। आपको मैंने पढ़ाया, बताया। अब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके करें। मैं देख रहा हूं पहले का उत्तर क्या होगा? पहले का उत्तर 2, गुड, ठीक है। दूसरे का उत्तर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक 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 है। तीसरा है ठीक। चौथे का एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? चौथे का तीसरा जो बोल रहा है वही सही है, नूरजहां ने बनवाया था, जिसमें पित्रादुरा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग किस मुगल कालीन इमारत में मिलता है? 3 एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक। कश्मीर का निषाद बाग किसने बनवाया? कश्मीर का जहांगीर ने बनवाया, गुड। और लाहौर का शालीमार बाग या शालीमार उद्यान शाहजहां ने, वेरी गुड। चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके दरबार में थे? जहांगीर, ठीक है। कौन सा मुगल शासक कुशल बीड़ा वादक था? कौन सा मुगल शासक? गुड गुड, सनी यादव, एक उत्तर 1 है। हाँ, औरंगजेब था। क्लियर? अगला, आईने अकबरी में कितने संगीतकारों का नाम उल्लेख है? अगला प्रश्न, मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर बताइए। मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया?
वेरी गुड, बहुत सही, गुड गुड। रज़्मनामा, गुड। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे। ठीक है, और कहीं जाना नहीं है, थोड़ा सा अभी मेरी वो चेंज होगी। ठीक है बच्चों, बच्चों स्क्रीन देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। वेरी गुड। तो बच्चों, ये पीडीएफ मैंने आपको डाल दी थी 3-4 दिन पहले, नागरिक शास्त्र से संबंधित। ठीक, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन टाइप में आपको बताया गया है। फसल के पकने तथा काटने पर मनाए जाने वाले त्योहार। बैसाखी कहाँ का है? पंजाब। ओणम केरल। पोंगल तमिलनाडु। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश। ये फसल के पकने तथा काटने पर मनाए जाने वाले त्योहार है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्व आपका स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी 3 होते हैं। राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं। कथक किस प्रदेश का नृत्य है? उत्तर प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी किस प्रदेश का नृत्य है? उड़ीसा। फिर आते किस अधिनियम के तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है? बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन 1986 का है। ठीक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय मूल की ख्याति प्राप्त करने वाली महिलाओं के नाम। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, याद रखिएगा महिलाओं का। राष्ट्रगान किसने लिखा? सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया? गीतांजलि। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? आंसर दीजिए। 52। गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आ जाते हैं, राष्ट्रगान हो गया, तो राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। ठीक, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? राष्ट्रध्वज कब अंगीकार किया गया? राष्ट्रध्वज आजादी से पहले कई तरह के राष्ट्रध्वज बने थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उससे पहले ही, क्योंकि संविधान सभा हमारी बन चुकी थी और संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा यह निर्धारित किया गया, 3 रंग का होगा। और वह कब स्वीकार किया गया, अंगीकार कर लिया गया? 22 जुलाई 1947 को। तभी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया। हाँ, क्लियर? जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो शायद ना समझ में आ रहा हो कि राष्ट्रध्वज कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, तो बाद में फहराया गया 15 अगस्त 1947 से फहराया गया था जब भारत आजाद हुआ, है ना? तो ये चूंकि संविधान सभा हमारी बन चुकी 46, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, अभी आगे पढ़ाएंगे। अभी हम राष्ट्रगान पे चल रहे थे, राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक से लिया गया? गीतांजलि। कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी। राष्ट्रगीत
राष्ट्रगीत सबको मालूम होगा, कौन सा है राष्ट्रगीत? जल्दी जल्दी लिखिए, राष्ट्रगीत कौन सा है? मैंने ये नहीं पूछा कि किसने लिखा, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। गुड गुड सनी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर? और राष्ट्रगीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें लिख करके आपको बताया गया है और पार्ट वाइज आपके बने हैं। जो 6, 7, 8 में जो जो चीजें दी गई हैं वो आपकी। अब आते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में लगातार बाघों की संख्या घटने को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? बाघ परियोजना, अप्रैल 1973 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राज्य चिन्ह अशोक की लाट। ये सब आप लोगों को पता है, मुझे पता है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। लेकिन इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आपको नहीं पता होगा, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। क्लियर? जैसे आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र बहुत लोगों को पता होगा। गायत्री मंत्र कौन सा है? बच्चे लिखेंगे, 6 क्लास में पढ़ाया भी गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वेरी गुड। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है। वेद आपके 4 होते हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया था, वेद 4 होते हैं। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ हुई? 2000 से। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? आपने देखा होगा आपके गांव में अब सड़कें का जाल बिछा हुआ है। हर गांव को सड़क जोड़ती है। जैसे पहले हम पगडंडी से गांव में जाया करते थे, ठीक, लेकिन अब हर गांव में एक सड़क है, हर गांव में मेन सड़क बनी हुई है। ठीक, यही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था। सन 2000 ईस्वी से यह चालू किया गया और आज पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया गया, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया। कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां तक सड़क ना जाती हो। मनरेगा आपने गांव में बहुत सुना होगा। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत सरकार द्वारा मनरेगा का कब प्रारंभ किया गया? 5 फरवरी 2006 ईस्वी से। मनरेगा था, प्रारंभ करने का उद्देश्य सरकार का क्या था कि जो ग्रामीण थे वह शहर की ओर पलायन कर रहे थे। जितने भी गांववासी, आप लोग देखते हो ना, आप सारे लोग गांव में रहते हो, तो वहां से शहर की ओर सब काम करने के लिए चले आते थे। सुबह आते थे, रात में जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शहर में ही रहते थे, गांव में छुट्टियों में 1 आध दिन जाते थे। ठीक, इसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा प्रारंभ किया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार, ध्यान देना बेटा, हर परिवार के वयस्क सदस्य, वयस्क यानी बड़े सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। यानी कि एक परिवार का जो मुखिया है उसको कम से कम 100 दिन का काम गांव में दिया जाएगा मनरेगा के तहत, और उसका पैसा अब तो सीधे खाते में आता है। क्लियर? उसके बाद आता है स्वच्छ भारत का मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ। आपको याद होगा मोदी जी ने दिल्ली से
ऐलान किया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे और मैंने डाल भी दिया, और इससे आप काफी लाभान्वित भी होंगे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित। क्लियर, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है? आप देखते हैं ना, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य, जिन्हें बीडीसी कहते हैं आप लोग, है ना? गांव में बीडीसी होता है, बीडीसी पता है ना? बीडीसी पता है और प्रधान पता है? तो प्रधान का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। गुड। और पंचायत समितियों के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? देखिए, जैसे गांव में ग्राम पंचायत है बेटा, उसी प्रकार से शहरों में नगर निगम है। तो उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम है। और कितनी नगर पालिका है? 125। नगर पंचायत 438। नगर वार्डों की संख्या कितनी होती है? 60 से 110। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर अथवा महापौर। मेयर अथवा महापौर का चुनाव कैसे होता है? मेयर अथवा महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। क्लियर? आगे चलो। जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर या महापौर? ठीक, मेयर को ही महापौर कहते हैं। ठीक है। जिले का मुखिया कौन होता है प्रशासन का? जिलाधिकारी, जिसे जिलाधीश या कलेक्टर भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश या कलेक्टर। ठीक, जिलाधिकारी। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन होता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आप लोग जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं उसका जिले का अधिकारी होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। फिर आप लोग जब आगे माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन देखता है? जिला विद्यालय। दिसंबर आप लोग कॉपी में एक जगह तुरंत लिख लीजिए, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 हाँ 6 दिसंबर 1946 ईस्वी। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी क्या? जय 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 बच्चों बताओ, स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ठीक है भाई, जिसको नहीं दिख रही है ना वो आप अपने बाहर चले जाओ और फिर ज्वाइन कर लो, आपको दिखने लगेगी बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान आपको पता है, संविधान इसलिए बनाया गया कि हमारा देश किस कानून के तहत चलेगा। ठीक, तो संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 ईस्वी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। जब 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठन हो गया तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और प्रथम बैठक हुई तो कोई भी बैठक होती है तो अध्यक्ष चुना जाना बहुत जरूरी होता है। तो उस समय अध्यक्ष नहीं था तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946। फिर संविधान सभा की अगली बैठक
11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी मैंने इसमें ये संविधान से संबंधित आप लोगों के ग्रुप में मैंने अपने क्लास में मैं पढ़ा रहा था, वो मैंने डाला भी है, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारी चीजें मैंने लिखवा दी थी और शायद आपको याद भी होगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, जो हम लोग डाल रहे हैं मटेरियल आपके ग्रुप में, उसको पढ़े जरूर। ठीक, हाँ सर, एक बार फिर से भेज देंगे। ठीक है बेटा, एक बार फिर से भेज देंगे। ठीक, तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ये संविधान से संबंधित बहुत आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रारूप किसने बनाया? वो BN राव थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर क्वेश्चन है। और प्रारूप किसने बनाया संविधान? वो BN राव होगा। क्लियर? अगला आते हैं, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आप ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को कर लिया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और तभी से प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? आप देख लें, 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। वर्तमान में यानी इस समय संविधान में कुल 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। संविधान संशोधन होते गए और भाग बढ़ते हुए 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होंगी। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 ईस्वी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मौलिक या मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार कितने हैं? 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आपको याद होने चाहिए। प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, इसलिए आप हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और ये जान लीजिए कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, सॉरी, संविधान बना था, मूल अधिकार थे, सॉरी, मौलिक अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकार के रूप में हमारा नहीं था। ठीक, अब 2002 ईस्वी में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा जा चुका है। ठीक, उसके बाद संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2009 ईस्वी में, जिसे RT एक्ट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 55 बचाओ आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 55 बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। क्लियर? मौलिक या मूल कर्तव्यों का, हाँ, मूल कर्तव्य
हमारे संविधान में पहले उल्लिखित नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया। मौलिक या मूल कर्तव्यों को संविधान में 1900 में मूल कर्तव्य क्या ढूंढ रहे हो? जोमेटो जेड पे आता है। अरे फोन का यूज किया करो। मूल कर्तव्यों को उन्हें में जोड़ दिया गया था, तब 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक 2002 में जोड़ा गया। मौलिक आपने क्या कहा? भारतीय नागरिक इसकी शरण में जा सकता है। अरे वो वाला तो दे दो। ये आपको बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसकी शरण में जाएंगे जब हमारे मूलों का हनन होगा। तो राज्य में सबसे पहले हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम उच्चतम न्यायालय की शरण में, एक तो फिर अगला सुप्रीम। इंडिया को क्या कहा गया है? इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया। क्लियर? संघ एवं राज्यों विधायी शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून और कार्यपालिका लागू कराती है और न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है। संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देश के लिए कानून का निर्माण करना। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि संसद की बात कर रहे हैं तो संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लेकिन संसद के सदन अगर पूछा जाएगा तो 2 होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा 2 सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद किससे मिलकर के बनती है अगर पूछा जाए तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों है। क्लियर? संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इस समय वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। यह संविधान में उल्लिखित है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य ही है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित और कितने मनोनीत हैं? 543 निर्वाचित है और 2 सदस्य मनोनीत हैं लोकसभा। क्लियर? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं लोकसभा का, तब आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जब वोट डालना है तब 18 साल की आयु के बाद आप वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन 18 साल के होने के बाद आप किसी ठीक, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं? 12। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, लेकिन हो कितनी सकती है? 250। अब सुनिए, राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। आपने अपने सांसद का नाम सुना होगा। तो सांसद सदस्य बनने के लिए, संसद का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा का और राज्यसभा का 30 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन किसे कहा जाता है? स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है कभी भी, 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है, 2 साल पे भी, 2.5 साल पे भी, 3 साल पे भी। जब सरकार अल्पमत में आ जाएगी, बंद की जा सकती है। राज्यसभा का पदेन सभापति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, अब उत्तर प्रदेश, अभी तो हम बात के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम अपने राज्य के बारे में आए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, जिसका सदस्य का विधायक कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से लोकसभा में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, उसी प्रकार से विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी आयु 25 वर्ष चाहिए। और जिस प्रकार से राज्यसभा की आयु 30 वर्ष चाहिए सदस्य बनने के लिए राज्यसभा में, उसी प्रकार से प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्लियर? उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अगर बनना हो तब कितनी आयु चाहिए? देखिए, हर पद के लिए आयु निर्धारित है कि इतनी उम्र तो आपकी होनी ही चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। गुड। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव वो भी 5 वर्ष। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित 31। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? 62 वर्ष तक। ठीक। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय किस न्यायाधीश को जाता है? जस्टिस P.N. भगवती। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनहित याचिका, जिसे PIL भी कहा जाता है। क्लियर? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई? तो आप ध्यान कर लीजिए, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी, लेकिन उसके बाद यह हट गए और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे गवर्नर जनरल, जो गवर्नर थे वह सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय लग जाएगा जब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन। क्लियर? दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब भारत आजाद हुआ तो देश में कुल कितनी रियासतें थी? 562। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, एक चीज और जान कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा क्यों जाता है? ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 562 रियासतें थी और सब अलग अलग भाग रहे थे।
जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन सबको अपने दृढ़ निश्चय यानी लौह पुरुष का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकीकरण करते हुए भारत एक राष्ट्र की रूप में बनाया। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 और आंशिक रूप से लागू हो गया था और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, आपको भी पता है। ठीक, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई। पहले पंचायती राज नहीं था। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार क्या है? 5 मिनट और लेंगे बेटा, ठीक है? 5 मिनट और लेंगे, थोड़ा सा बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर दें, सोच रहे। इपिक क्या है? मतदाता पहचान पत्र। ध्यान रखिएगा। ईवीएम, ईवीएम मशीन बहुत आपने सुना होगा, ईवीएम, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। आपको पता है अभी जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप वोट डालने जाएंगे, तो ईवीएम मशीन से जब आप वोट डालेंगे तो वीवीपैट में दिखता है कि आपने किसको वोट दिया, उसमें दिखाई देगा, लेकिन वो केवल आपको दिखाई देगा। वीवीपैट आपके जहां पे ईवीएम रखा होगा वहीं रखा होगा, इसलिए आपका कोई वोट बदल ना दे, इसलिए कि आपकी मशीन ये ईवीएम सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए ये वीवीपैट लगाया गया। क्लियर? आगे चल। नोटा, नॉन फॉर द एबव का अर्थ क्या है? जब ईवीएम मशीन होती है उसमें जो जो सदस्य होते हैं जिनका चुनाव चिन्ह होता है उनके आगे उनका चुनाव निशान होता है, लेकिन एक नीचे होता है नोटा लिखा हुआ कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है, ठीक है ना? हमने इनमें से किसी को भी वोट नहीं दिया, हमें कोई पसंद नहीं है, पसंद होता है उसी को तो वोट देते हैं, तो हमें इसमें कुछ नहीं, तो हम नोटा दबा देते हैं। ठीक, नोटा का यह मतलब है। लोकतंत्र का पहला आधार आप ऊपर जान चुके हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। लोकतंत्र का दूसरा आधार हो गया मौलिक, तीसरा आधार स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा आधार प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू? सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार भारत के किस क्षेत्र में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार भारत के जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको ऊपर बताया था, 18 वर्ष। ठीक, सेना को आधुनिक बनाने के लिए एवं नई जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया गया? सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। अब आते हैं भारतीय सेना। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। क्लियर? थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? थल सेना अध्यक्ष को जनरल, नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल और वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। क्लियर? सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने ये जैसे झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, एक झंडा गीत लिखा था, आपको पता है झंडा गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। किसने लिखा था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। लिख लो कहीं, झंडा गीत किसने लिखा? गणेश शंकर विद्यार्थी।
और झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर? आगे आते हैं। कोरिया के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र की क्या सहायता की? डॉक्टरों का एक दल भेजा था, ध्यान रखिएगा। कोरिया संकट और कांगो के समय संकट में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की क्या सहायता की? सैनिक टुकड़ियां भेजी। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए तटरक्षक संगठन बना है। शस्त्रों की होड़ को किस तरह से संभावनाएं बढ़ जाती हैं? युद्ध की, ध्यान रखिए। ठीक, देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य कौन सा संगठन कर रहा है? सीमा सुरक्षा बल। अब फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हमें यह जानना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे बड़ी घटना हुई, परमाणु बम के हमले में कौन से शहर नष्ट हो गए? हिरोशिमा एवं नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित है? जापान। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। स्थापना के समय कितने देश थे? 51 राष्ट्र थे या देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? 193। और 193वें राष्ट्र जो है वो जुड़ा है दक्षिण सूडान। क्लियर? ये बहुत पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948। महासभा का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का सदस्य जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महाभाषा में जो महासभा है उसमें कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है? तो अभी तक 6 भाषाओं में। ठीक, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच। क्लियर? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? हाँ कर दूंगा, ठीक है ना? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सर। आज सैटरडे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और न्यायालय हेग, नीदरलैंड में। ठीक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, हर बार बदले जाते हैं 9 वर्ष के बाद। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी जी, ठीक, भारत के। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष महासचिव कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। 6 साल की स्थापना 1985 कहाँ हुई? काठमांडू। 7 देशों की स्थापना, 10 सदस्य की संख्या 8। आसियान सदस्यों की संख्या राष्ट्रों के संगठन की जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र थे 1967। आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 ईस्वी और 1995। क्लियर? आपका जो पार्ट था वह यही समाप्त होता है बेटा। ठीक।